मेन है पढ़ना, अब वो जहाँ होती है वहाँ कर लो। मेन पढ़ना है यार, लाइब्रेरी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग क्या पैकेज लेते हैं कि रूम ले लिया अब लाइब्रेरी भी ले लूँगा, तो वहाँ जाते ही नहीं है। पढ़ाई करना मेन है। डेली स्ट्रगल्स आएंगे, नहीं मन करेगा पढ़ने का, मैं बता रहा हूँ नहीं करेगा, पर कर लेना, फिर मज़ा आएगा। और मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम परीक्षित सेहाग है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के संगरिया से हूँ। और मेरा 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें 95th रैंक था, और 2021 सिविल सर्विसेज में मेरा 529 रैंक है। और करंटली आई एम अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट द राजस्थान पुलिस अकेडमी हियर एट जयपुर। तो सबसे पहले बेसिक्स हम बात करें कि आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग आप में से ग्रेजुएशन में होंगे या ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, इसी तरीके से होंगे, या कुछ लोग होंगे जो अटेम्प्ट शायद पहले दे चुके हैं, इस तरीके के भी कुछ लोग होंगे। सो बेसिक जो तीन चार बातें हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग हॉल। आरपीएससी को आप जानते ही हैं कि आता अपनी मर्जी से आदमी, जाता आरपीएससी की मर्जी से है, तो समय लग सकता है, उस हिसाब से मानसिक रूप से तैयार रहें। और हो सके तो वैसे रेकमेंड तो नहीं करता हूँ, पर क्योंकि आरपीएससी के एग्जाम क्या लंबे खिंच जाते हैं, तो सिर्फ एक और एग्जाम की तैयारी आप पैरेलल कर लीजिए। सिर्फ एक और एग्जाम, ऐसा नहीं 5-6 एग्जाम ले लिए और दनादन हर महीने पेपर ही दे रहे हो, वो मत करना, क्योंकि उससे क्या है कि मोमेंटम बिगड़ता है। क्योंकि एग्जाम के पहले हम सोचते हैं कि मान लीजिए आपने 5 फॉर्म भरे हैं, इसका भर दिया, उसका भर दिया, फलां का भर दिया, तो आप 10-15 दिन उसको देंगे तैयारी को एग्जाम के पहले, तो आपका मेन जो गोल है आरएएस का या सिविल सर्विस का, आईएएस का जो भी है, उससे फिर आप भटक जाएंगे। तो आप मेन अपना रखिए आरएएस का या आईएएस का जो भी है, और साथ में आईएएस का भी दे दीजिए अगर आपकी इच्छा है तो, और मेरे हिसाब से देना ही चाहिए, इच्छा क्या। और एक एग्जाम की और रखिए, क्योंकि आरपीएससी का आपको पता ही है, भरोसा नहीं कर सकते हम आरएएस का, 4 साल चला, 5 साल चला, तो एटलीस्ट एक और एग्जाम आप दे दीजिए, बस सिर्फ एक और उसके अलावा आप बेसिक्स अभी कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि स्प्रिंग बोर्ड से अच्छे इंस्टीट्यूट मुझे नहीं लगता कोई है जयपुर में, अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप इनके नोट्स को फॉलो कीजिए। और बेसिक्स देखिए, आप कोचिंग में आ गए हो तो आप कोचिंग के नोट्स पे डिपेंड हो सकते हैं, मेरा ये मानना है। डाउट्स थे कि एनसीईआरटीज पढ़ें या ना पढ़ें, तो जब आप कोचिंग में आ ही गए हैं, सेल्फ स्टडी के लिए एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको कोई डाउट्स बताने वाला नहीं है, आप खुद से कर रहे हैं, तो आप बेसिक बुक्स की आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको अगर मान लीजिए ज्योग्राफी में कोई डाउट है, तो यू डोंट नीड एनसीईआरटी खोल के मैं पढ़ूँ। आप आकर के, विजय सर हैं मेरे ख्याल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हिस्ट्री में डाउट है, आप राजवीर सर से पूछ सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो क्लास नोट्स हैं उन पे ध्यान दीजिए, बिकॉज डाउट्स आपके कुछ होंगे तो दे विल क्लियर इट आउट। तो पहली चीज ये हो गई, एनसीईआरटीज या कुछ अन्य बुक्स आप, हाँ अगर क्लास में रेकमेंड करें आपको तो आपको वो पढ़नी है, पर खुद से आप ना पढ़ें, खुद से आप ये। और दूसरी चीज ये कि हम कई बार एक नोट्स कलेक्टर बनने लगते हैं, तो आपको नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है, आपको जिला कलेक्टर या एसडीएम बनना है। तो आप ज़्यादा नोट्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि होता क्या है, ये दुकानें जो जेरोक्स बेचती हैं ना, यहाँ हम गुजरते हैं तो फलां टॉपर के नोट्स आए हैं, फलां साहब आरएएस में उनकी फलां रैंक थी, उन्होंने नई बुक लिख दी है। मत करो, स्प्रिंग बोर्ड में आए हो। मतलब इसमें एक बात क्या होती है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सोर्सेज, कि मैंने अगर एक सोर्स सोच लिया आपने अच्छे से, आप यहाँ पे आ गए हो, तो इस पे भरोसा तो रखो यार कि यहाँ के नोट्स अच्छे हैं, और अच्छे हैं भी। तो फालतू इधर मत दौड़ो, जो यहाँ के नोट्स हैं उन्हीं को 5 बार पढ़ लो आप, क्योंकि नोट्स जब हम जितनी बार पढ़ते हैं ना, उतनी बार नई चीजें सामने आती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप जो भी आपके नोट्स यहाँ आपको दे रहे हैं, आप उन्हीं पर भरोसा रखें, फालतू इधर किताबें मत खरीदिए, जो यहाँ रेकमेंड करे वही आप स्टिक करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ अगर कोई सब्जेक्ट विशेष में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप फैकल्टी से बात कीजिए कि सर मुझे इकोनॉमिक्स में दिक्कत आ रही है, प्लीज़ गाइड करो, या कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ूँ मैं जिससे मेरा क्लियर हो, तो आप करो, खुद से टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि यार टाइम कम है, एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है। मेहनत, हम आप नए नए बच्चे हो, आप सब लोग दबा के मेहनत करोगे, आई नो, तो मेहनत सही जगह करें ना। अननेसेसरी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जो मेरे काम की नहीं है, तो एक्स्ट्रा नोट्स की बात ये हो गई। और इसके अलावा क्लास नोट्स हो गए, एक्स्ट्रा नोट्स एनसीईआरटीज हो गई, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह का शेड्यूल आप यहाँ कहीं फॉलो कर लेंगे, क्लासेज जो है उसको पढ़िए, बार बार नोट्स को रिवाइज कीजिए, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको वो याद होते चले जाएंगे। और आरपीएससी जो है एक गनीमत है कि ज़्यादा इधर उधर दौड़ती नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब लिखने होते हैं, तो उसी को आप याद करेंगे तो आपके वो होंगे। हाँ कुछ सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट चाहिए, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसमें आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम कीजिए, और स्टाफ बहुत अच्छा है, आई एम श्योर दे विल हेल्प यू आउट। बाकी टेस्ट सीरीज की बात हो गई, बुक्स की बात हो गई, नोट्स की बात हो गई, और बस बाकी कमर कस लो और बस पढ़ो। पढ़ने का सब्स्टिट्यूट नहीं है यार, दिस आई हैव लर्नड, और आई एम श्योर हर आदमी यही कहता है कि पढ़ने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख करके 2 घंटे में वो फलां बुक पूरी करवा रहे हैं, मैं वो 2 घंटे का देख लूंगा, मेरी वो बुक पूरी हो जाएगी, कुछ नहीं होगी होती तो। और ज़्यादातर लोग जो ये करवाते हैं ना, वो सब पेपर दे रहे होते हैं 10-10 साल से,
तो अगर उनकी बुक पूरी नहीं हुई आपकी कैसे करवा देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि साहब अब सर पे एग्जाम है और कुछ हुआ ही नहीं है, तब तो शॉर्टकट वो काम आ जाता है, पर उसको वो मत करो आप, वो मेन कोर्स नहीं होना चाहिए आपका। बाकी मेहनत करो यार, मेहनत करो। कुछ लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ें या क्या पढ़ें, सिलेबस है आपके सामने, सिलेबस को आपको, अभी तो आप क्लासेस कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जो क्लासेस में आपने पढ़ा है आज वो आप घर पे एक बार जा करके रिवाइज कर लो, बस ये टारगेट आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास टाइम अगर बचता है तो आप एडिशनल टीचर से पूछ करके या अपने दिमाग से विवेक से, जैसे मान लीजिए आपका ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी में आप आरपीएससी के पुराने साल के पेपर उठा लो, आपने जो सब्जेक्ट जो चैप्टर्स कर लिए हैं उनके सॉल्व करो सवाल बैठ करके, या मार्केट टेस्ट सीरीज लेकर के आ जाओ पुरानी कि मैंने सब थ्योरी पढ़ लिया मैं टेस्ट सॉल्व करूंगा, ये करो आप। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर राइटिंग वगैरह हम काम कर सकते हो आप। हाँ आंसर राइटिंग पे कुछ लोगों का डाउट होता है कि आजकल आंसर राइटिंग का बड़ा डर बना दिया है, ज़रूरी भी है क्योंकि प्री के मार्क्स तो काउंट होते नहीं है, काउंट होते हैं मेंस के मार्क्स। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ सही वो समझ में आ रहा है ना, या कुछ पक्का? ठीक है। तो आंसर राइटिंग का ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि साहब डे वन से आंसर राइटिंग मैं करूंगा, यूट्यूब चैनल्स वाले भी कहते हैं कि डे वन से आंसर लिखो। मेरा ये मानना है कि जब तक मुझे आता नहीं है मैं आंसर क्या लिख लूंगा, मुझे ज्योग्राफी आती नहीं है मैं आंसर क्या लिखूंगा उसके अंदर। वो क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि मुझे जब सब अच्छे से आ जाएगा तब मैं आंसर लिखूंगा। आपको इस ट्रैप में भी नहीं फंसना है। एक बार सब्जेक्ट आपने कर लिया, आंसर लिखो आप। आपका पहला आंसर आपका सबसे घटिया आंसर होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। जो आप पहला आंसर लिखोगे आप उसको पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि ये मैंने लिखा क्या है, लेकिन वो आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा। रोज आंसर लिखो, रोज इंप्रूव होगा। पहला आंसर तो मतलब मुझे लगता था मैं तैयारी छोड़ दूं क्या, इस तरीके का, तो वो इट विल स्टार्ट इंप्रूविंग, आप उस पर काम करेंगे तो। आंसर राइटिंग बाकी आप यहाँ का शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो जैसे बताया सब्जेक्ट वाइज आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स की बात हमने कर ही ली, और सब्जेक्ट वाइज मनीषा जी ने बता दिया। आई डोंट थिंक उनकी अच्छी रैंक है, अच्छा उनका नॉलेज है। हाँ एक और बात, लोग पूछ लेते हैं कि साहब बुक्स कौन सी फॉलो करें, बुक्स कौन सी फॉलो करें। हमें क्या लगता है कि यह कोई ऐसी जादुई किताब होती होगी जो किसी को नहीं पता है, जो सिलेक्ट हुआ है सिर्फ उसको पता है, और वो पढ़ करके पास होते हैं। ऐसी कोई जादुई किताब नहीं है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स या एनसीईआरटीज या जो भी है यही पढ़ना पड़ता है, चौथी किताब नहीं है। तो इसलिए, और इस डर की वजह से हम क्या करते हैं, नए नए नोट्स लेके आते हैं मार्केट से। आप में से शायद किसी ने पूछा था ना, कहाँ यहीं बैठे थे कि साहब नोट्स ले आते हैं हम नए नए, कहाँ गए, आप ही थे ना? अच्छा खैर, किसी ने पूछा था कि साहब नए नए नोट्स आते हैं मार्केट में क्या करें। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बढ़िया शांति से बैठो, चाय वाय पियो, बाहर आते हो तो। हाँ जी, क्या कुछ पूछ रहे थे क्या? अच्छा, तो बाहर आते हो जूस वूस पियो, नोट्स के चक्कर में मत पड़ो। हैव कॉन्फिडेंस, जो मेरे पास है ना यार, जो आपके पास नोट्स हैं आपने सोच समझ के खरीदे थे, उस पर भरोसा रखो, उसको 5 बार पढ़ो, बात बनेगी। हाँ अब वैल्यू एडिशन, नए नोट्स खरीदना अलग बात है, 15 नोट्स पढ़ना अलग बात है, वैल्यू एडिशन अलग बात है। वैल्यू एडिशन क्या होता है कि मेरे बेस नोट्स हैं, मैं इसको 5 बार पढ़ चुका हूं, मैं इसको 4 बार पढ़ चुका हूं, 3 बार पढ़ चुका हूं, अब उसमें मुझे वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन के लिए क्या करना है, अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं जो आप सभी हैं, तो हमें नोट्स पढ़ ही समझ में आ जाता है कि इस नोट्स में कितना दम है या इसमें क्या कमी है। आता है कि नहीं आता है? कोई बात नहीं, पहली बार नहीं आया, दूसरी तीसरी बार आने लग जाएगा। अब खुद लगेगा कि यार इसमें कुछ और पॉइंट मिसिंग है, ये तो 5 ही पॉइंट लिखे हैं इन्होंने और इससे तो बात बनेगी नहीं। तब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक और सोर्स टीचर से पूछ के या इंटरनेट का यूज करके। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है पॉलिटी में, मान लीजिए प्रेसिडेंट की पावर, ये टॉपिक है आपका पॉलिटी में। तो प्रेसिडेंट की पावर में आपने राष्ट्रपति की शक्तियां आपके नोट्स में मान लीजिए 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपको लग रहा है 10 पॉइंट्स लिखे हैं यार मजा नहीं आ रहा है, तो आप लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी, वो आप उठा करके देखिए। तो उसमें आप क्या देखेंगे कि उन्होंने कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है कि जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका की शक्तियां क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो एक वैल्यू एडिशन है कि सेम पॉइंट्स हैं पर अच्छे से अरेंज किए हुए हैं, या फिर एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, वो होता है वैल्यू एडिशन। वो मैं इसी नोट्स में 2 लाइन लिख दूंगा कि ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, ये मैंने यहाँ ऐड कर दिया, ये होता है वैल्यू एडिशन। मान लीजिए अखबार में कोई आर्टिकल आया है, करंट अफेयर्स का कुछ है, या कुछ अखबार में आर्टिकल आया है वो इससे जुड़ा हुआ है, कुछ अमेंडमेंट हुआ है, मान लीजिए कुछ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके नोट्स आप पढ़ रहे हैं, तो 2019 में उसमें अमेंडमेंट किया था, मान लीजिए 2022 में कुछ और अमेंडमेंट हो जाए, तो आप उसी में चेंज कीजिए कि साहब इसमें ये इसका टेन्योर बदल दिया है, मेंबर्स पे लिमिट हटा दी है रीअपॉइंटमेंट की, वो आप वहीं लिख दो। ये होता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन हमेशा करना है, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स तो आप जितने बच्चे हैं सबके पास रहेंगे। वैल्यू एडिशन आप में से कुछ लोग करेंगे, जो करेंगे उनके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे।
ये होता है वैल्यू एडिशन, ये ज़रूर करना है। ये आप जैसे तैयारी को आपको समझ में आ जाए कि वैल्यू एडिशन मुझे कैसे करना है। NIOS के नोट्स होते हैं, ये होते हैं, पर इसके लिए शर्त ये है कि आपके बेस नोट्स आपके कम से कम 4-5 बार पढ़े हुए हों, उसके बाद आप वैल्यू एडिशन की स्टेज पे आते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई, और नोट्स हो गए, मेंस, इंटरव्यू तो चलो बात की बात है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बाकी इसके अलावा कोई आपके स्पेसिफिक डाउट्स कुछ हों, अगर कुछ बचे हों, तो उस पर अपन बातचीत कर सकते हैं। हाँ जी। मैं वैसे मैंने IAS की तैयारी, UPSC की तैयारी की थी मैंने। RPSC का तो मैंने लास्ट में 1.5 महीने पढ़ के दिया था, तो क्योंकि मेरा प्रीलिम्स था 2018 वाले में, प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स के 2 महीने बाद में मेंस था, 1 महीने बाद में, तो वो बीच का 1-1.5 महीना मैं पढ़ा था। तो सिलेबस का ये अच्छी बात है कि 60% सिलेबस ओवरलैप है। RPSC RAS का और सिविल सर्विसेज का जो UPSC का सिलेबस 60% ओवरलैप है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बेसिक सेम है। बस RAS में अलग क्या आता है कि जो थोड़ी रटने वाली चीज़ें, जैसे राजस्थान का भूगोल है तो कितनी नदियां बहती हैं, अरावली की क्या स्थिति है, हाड़ौती पठार की क्या स्थिति है, कौन से मिनरल कहाँ मिलते हैं, तो ये रटने वाली जो चीज़ें हैं ना, ये एक्स्ट्रा है, बस बाकी सब सेम है। तो आप ये मानो कि 60-70% ओवरलैप है। आंसर राइटिंग है वो, अगर UPSC की आप कर रहे हैं तो वो RPSC में बहुत फायदा देगी। आप आंख बंद करके लिखोगे तो भी अच्छा लिखोगे, क्योंकि उसमें अलग टाइप के आंसर्स होते हैं, इसमें अलग टाइप के होते हैं, और इससे थोड़ा सा एक सीढ़ी ऊपर है। तो 60-70% सिलेबस सेम है, तो आप दोनों को साथ भी लेकर के चल सकते हैं। पर हाँ, एक और मैं एडवाइस दूंगा कि RPSC और UPSC में से चुनना पड़े, मान लीजिए कि साहब सेम डेट क्लैश कर गई या मेंस आगे पीछे है, तो यार RAS को चुनना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक तो ये है कि घर में रहोगे, सिविल में UPSC में क्या काटर मिले कहाँ फंस जाओगे, ये एक होता है। और दूसरा ये कि घर में रहोगे वो बेहतर है, और थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा आसान तो है ये सिविल के मुकाबले, तो ज़्यादा चांसेस, अगर आप मेहनत की है आपने, तो आई थिंक यू शुड चूज दिस। बाकी इसके अलावा जनरल डिस्कशन, डाउट्स तो सब मनीषा जी ने क्लियर कर ही दिए, या कुछ बाकी हैं? हाँ जी। हाँ जी। एक पेन है क्या किसी के पास? पेन या पेपर दे दो ना एक, प्लीज़। हाँ जी, थैंक यू। कोई पेपर है क्या वहाँ पे? ठीक है सर। कितना टाइम? ठीक है सर। तो हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हम्म। 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 तो आप पूछ रहे हैं कि RAS में ट्रांसलेशन करके आप पढ़ते हैं तो कैसा लिखें, यही सवाल है आपका? देखो, RAS के अंदर सवाल आते हैं 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के। उसमें स्कोप ही नहीं है शब्द लिखने के ज़्यादा। 2 नंबर का है, उसमें सीधा सा फैक्चुअल आता है। 5 नंबर में आपसे बहुत फैक्चुअल पूछते हैं। 10 नंबर में भी अगर आप सिर्फ पॉइंट लिख देंगे ना, छोड़ दीजिए ट्रांसलेट, छोड़ दीजिए शब्द, आप सिर्फ पॉइंट्स लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। वो जो आप बात कर रहे हैं वो UPSC में फिर भी काम की, क्योंकि वहाँ क्या 250-250 वर्ड्स की लिमिट है, तो वहाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। पर वहाँ भी इतना देखिए, मेन मुद्दा क्या है कि एग्जामिनर को किस चीज़ के नंबर मिल रहे हैं। थोड़ा सा एग्जामिन आंसर राइटिंग की बात, अगर बैठ जाओ यार, बैठो। एग्जामिनर क्या माइंडसेट आप समझो कि आंसर राइटिंग में क्या है। एग्जामिनर के पास में दिन भर की 500-600 कॉपीज आती होंगी कम से कम। उसको फर्क नहीं पड़ता कि परीक्षित का सिलेक्शन हो या ना हो, या इनका सिलेक्शन हो कि ना हो, इनका हो कि ना हो। उनके पास एक बंडल है कॉपीज का, उसको उन्हें निपटाना है। क्या करना है? निपटाना है। चेक नहीं करना है, निपटाना है उनको। अब किसी ने राइटिंग बहुत गंदी भी लिखी होगी, किसी ने कुछ लिखी होगी, उनका दिमाग भी वैसे घुमा हुआ रहता है। तो आपका काम क्या है, अगर आपको नंबर चाहिए, तो आपको नंबर चाहिए, मान लीजिए आप एग्जामिनर हैं, तो आप नंबर किस पे ज्यादा देंगे? एक कॉपी जैसे इनकी है, इन्होंने खूब भारी भरकम शब्द लिखे हुए हैं, एग्जामिनर को दिमाग लगाना पड़ रहा है कि साहब मैं, इसने लिखा क्या है लड़के ने। और एक मान लीजिए इन मैम की कॉपी है, इन्होंने लिखा है जो टू द पॉइंट बातें लिखी हैं, भाषा सिंपल है, अच्छे समझ में आने वाली है, लेकिन पॉइंट्स बराबर हैं दोनों के, तो मैडम के नंबर ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि एग्जामिनर को दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। हम सोचते हैं कि नहीं यार, वो इंप्रेस होगा कि मुझे नॉलेज बहुत है, चांस बहुत कम है। हो सकता है शुरू में पहली कॉपी आपकी हो तो आप लकी हो, नहीं तो दोपहर तक उसका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि यार इसको ने क्या लिखा हुआ है। तो आपका काम ये है कि आप एग्जामिनर का जीवन आसान बनाइए। जितना आसान बनाओगे उसका जीवन, उतने वो नंबर ज़्यादा देगा। उसको अगर दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो वो फाड़ के तो नहीं फेंक सकते, पर वो साइड फेंक देगा।
क्योंकि समझो उसके लिए ये काम है यार, हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है कि साहब मुझे सिलेक्शन करवाना है, उसके लिए ये काम है जो उसको 1 महीने तक रोज करना है। तो इसलिए ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं लैंग्वेज बहुत फ्लावरी लिख दूँ, बहुत सजा के लिख दूँ, नहीं। आप पॉइंट्स लिख दो बस, और उसको समझ में आ जाए। हाँ, अब मान लीजिए वॉल्केनो है, तो ज्वालामुखी तो लिखोगे ही ना यार, अब पहाड़ तो नहीं लिख दोगे उसकी जगह। बस इतना ध्यान रखना है कि सही शब्द सही जगह पे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और जी, और इसके अलावा हाँ, एक और बात आंसर राइटिंग में थोड़ा सा क्या है कि आजकल चीज़ें आ गई हैं। आप लोग वैसे मेंस की बात है, पर आप अभी से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक दो वीडियोस देख लेना जो मेंस के सिविल के जो टॉपर्स हैं, जो यूपीएससी वाले एग्जाम के टॉपर्स होते हैं ना, उनकी आंसर राइटिंग के वीडियोस देख लेना, एक या दो। उसमें वो आंसर राइटिंग पे बात करते हैं तो वो ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने डायग्राम्स का यूज़ किया, कैसे उन्होंने क्वेश्चन को हाईलाइट किया। आरपीएससी में अपने पास ये स्कोप कम रहता है क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत कम है, 40 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द, बहुत कम वर्ड लिमिट है। लेकिन इसमें अगर आप हेडिंग्स डाल देंगे, हेडलाइंस डाल, वो बॉक्स बना देंगे, अंडरलाइन कर देंगे प्रॉपरली, छोटा मोटा डायग्राम कहीं अटका देंगे, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? नंबर एक, आपने एग्जामिनर का जीवन आसान किया है। आप जो पढ़ना चाहते हो आपने उसको अंडरलाइन कर दिया, बॉक्स बना दिया, उसको दिख रहा है कि यार, मतलब वो पलट लेना, उसको दिख जाए कि हाँ ये लड़का ये बताना चाह रहा है, लड़की ये बताना चाह रही है। डायग्राम से क्या होगा कि उसको एक एक्स्ट्रा चीज, डायग्राम से क्या होगा कि उसको एक लगातार कॉपी पलट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं एक बुक दे दूं पढ़ने के लिए, उसमें सिर्फ रिटन टेक्स्ट है, और एक बुक हो जिसमें डायग्राम है बीच में दो चार, तो आपको कौन सी बुक अच्छी लगेगी ज्यादा? डायग्राम वाली। क्यों? क्योंकि मोनोटनी ब्रेक हुई है। समझ रहे हो आप? तो डायग्राम का यूज करो, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बॉक्स बनाना, ये करना, ये सब। राइटिंग बहुत सुंदर हो नहीं, बस पढ़ा जाए कि क्या लिखा हुआ है। राइटिंग बहुत सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ने में आ जाए कि लिखा क्या है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आंसर राइटिंग में आपके अच्छे नंबर होंगे। एक ये क्वेश्चन है, सर मैं सेकंड ईयर से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे हिंदी मीडियम मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मीडियम को लेकर हमेशा डिमोटिवेटेड रहता हूँ, हिंदी मीडियम को लेकर मार्गदर्शन करें। अ, यार इस बार रवि सिहाग है, उसकी 18वीं रैंक है। एक धनवंता साहब हैं, उनकी भी 22वीं रैंक है। और इसके पहले निशांत जी थे, उनकी 35वीं रैंक थी। मीडियम का देखो यार, ऐसा है कि एक कहावत है ना, गिरगिराट से चिमराट अच्छी। अगर ज्यादा मन में घबराहट है कि यार होगा कि नहीं होगा, और आप अगर कंफर्टेबल हैं, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके लिए मीडियम बदलना टास्क हो जाए। टास्क आपका क्या है कि आपको जो सिलेबस दिया है उसको पूरा करना है और पढ़ना है, उसको हर चीजें याद करनी है। अगर आपने उसमें एक और महाभारत जोड़ ली कि हिंदी से इंग्लिश में आने वाली, तो आप गड़बड़ में आ जाओगे। इतनी मेहनत अगर आप कंटेंट पे करोगे, आप वैसे ही पार हो जाओगे। हाँ, अगर बहुत ईजी है आपके लिए स्विच करना, तब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फर्क नहीं पड़ता मीडियम से यार, ये लोग लाए हैं ना अभी रैंक 18 22 टॉप। क्योंकि मेन समस्या क्या है? कंटेंट की समस्या है हिंदी मीडियम की, जो मेरी जितनी बात हुई है ना, मेन है कंटेंट अच्छा नहीं था। अभी कुछ सालों में इंप्रूव हुआ है, विजन वगैरह अच्छा काम कर रहे हैं, दृष्टि भी ठीक है, विजन वगैरह अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनका कंटेंट फॉलो कीजिए। प्लस थोड़ा सा एक बात आप देख लेना कि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, मनीषा जी ने भी ये बात कही थी कि वो मेहनत का फ़र्क दिखता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों में। तो मेहनत का फ़र्क है, इसीलिए ये फ़र्क है। अदरवाइज़ एक बात और, अभी तो सरकार भी काफ़ी हिंदी प्रमोट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कुछ फ़र्क है बहुत ज़्यादा। तो मीडियम की आप बात दिमाग से निकाल दीजिए, पर अगर आपके लिए बहुत ईजी है स्विच करना तो कर जाओ, फिर सोचो मत। और अगर यही अपने आप में महाभारत है कि साहब मैं स्विच करूँ कि नहीं करूँ, तो महाभारत मत जोड़ो, आपको बहुत चीज़ें हैं जो और करनी है, उस पर मेहनत करोगे तो वैसे ही आप पार हो जाओगे। और बाकी ये सब आंसर राइटिंग वगैरह पे काम करो तो सब बेहतर होगा। बाकी और डाउट्स तो मुझे लगता है, अच्छा हाँ जी। अच्छा, इनका डाउट ये है कि ये इंजीनियरिंग की है इन्होंने, और इनके साथी लोग जो है वो अच्छी कंपनीज में हैं, तो उनको अच्छी सैलरी आ रही है। कितने साल हुए आपको? अच्छा, अरे अभी तो शुरुआत है यार। ठीक है, चलो मैं इस पे बताता हूँ एक बात। मैंने भी इंजीनियरिंग की थी, और जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे 19 वाला इंटरव्यू था शायद, हाँ 19 वाला, जब मैंने सिविल का इंटरव्यू दिया था, तो उस समय मेरा हुआ नहीं था। तो मैं बड़ा निराश था कि यार मतलब अब मैं क्या कर दूं कि हो जाए, बिकॉज अच्छी मुझे होप थी। तो तब मेरे एक सीनियर हैं, सचिन अहलावत सर हैं, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हैं। तो सर से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा सर वो आप वाला डाउट था, क्योंकि उसमें मेरा एक दोस्त था, उसको वो स्पेन में चला गया था, स्पेन में सेटल हुआ था शायद, और एक दो और थे वो यूएस वगैरह में सेटल हो गए थे, मेरे साथ के इंजीनियरिंग बैच के थे। तो मुझे लगा कि यार जीवन तो ये जी रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं सर से बात की, मैंने कहा सर जो मेरे साथी लोग हैं वो तो
तो फॉरेन में चले गए, कुछ लोग अच्छी कंपनीज में चले गए, और मैं तो जहाँ हूँ वहीं बैठा हूँ, मेरे हाथ में है क्या। तो उस समय सर ने एक बात कही थी कि यार जिस दिन तेरा होगा ना, उस दिन तू उनसे 30 साल आगे बैठेगा। और दूसरी बात उन्होंने एक और कही थी, कि वो, चलो वो बाद में बताऊंगा। तो सर ने ये बात कही थी उस समय कि मेहनत करो यार, माँ सरस्वती किसी का उधार नहीं रखती कभी। तो ये चीज़ मैंने महसूस की है कि अगर आपने जस्टिस किया है ना, अगर आपने जस्टिस किया है अपनी पढ़ाई से, तो सरस्वती माँ देखती है, वो उधार नहीं छोड़ती आपका, बस बशर्ते आपने मेहनत उतनी की हो। अब साहब, वो एक कहावत नहीं है कौन सी, कर्म कमेडी अड़ार, तो उतनी मेहनत तो की हो आपने, वो मिलता है, मिलता है यार। देखा है मैंने, दर्जनों एग्जाम्पल्स देखे हैं। और बहुत से मेरे ख्याल साथी भाई बहन मेरे ऐसे भी होंगे जो शायद कई बार पारिवारिक परेशानियां होती हैं, हम श्योर हम में से होंगे ऐसे कुछ लोग कि सब परिवार में ये दिक्कत है, घर में ये दिक्कत है, फाइनेंशियली दिक्कतें हैं, पैसे की सब दिक्कत है, कितने साल तैयारी कर पाऊंगा, माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत दिक्कतें हैं यार, बहुत दिक्कतें हैं। तो इसमें भी मैं दो चार आपको बातें बताता हूँ। अहलावत साहब जिनकी मैं बात कर रहा था, सचिन सर की, तो सचिन सर का छठे अटेम्प्ट में हुआ था सिविल में। और सर ये कहते थे कि सर के फादर की यंग एज में डेथ हो गई थी। तो सर ये कहते थे कि अगर उस साल नहीं हुआ होता तो शायद पता नहीं परिवार ही खत्म हो जाता, इतना कर्जा था। और सर बताते हैं कि चार चार पाँचवा दिन दिल्ली में रह के तैयारी करते थे, चार चार पाँचवा दिन बिस्किट खा करके, पार्ले जी वाले, मतलब खाना खाने के पैसे नहीं थे तो बिस्किट खा करके तैयारी उन्होंने की थी। तो यार दिक्कतें होती हैं, बहुत होती हैं। एक और मेरी फ्रेंड है, उसका भी आईपीएस में हुआ है इस साल। तो उसका लास्ट ईयर उसका हो गया था, डेनिप्स करके होता है, इसी एग्जाम के थ्रू दिल्ली में डीवाईएसपीज बनते हैं, जो अलाइड सर्विस है। तो उसका उसमें हुआ था लास्ट ईयर। तो एग्जाम से 2 महीने पहले उसका क्या हुआ था, उसके मदर और फादर दोनों को कुछ इस तरह की कोई बीमारी थी कि डॉक्टर कह रहा था 1 महीना या 2 महीने में खत्म हो जाएंगे दोनों। और ये थी बात सिविल के मेन से 2 या 3 महीने पहले की। तो क्या उस बच्चे की मानसिक स्थिति रही होगी, मतलब दोनों माता पिता खत्म, और मतलब समझ रहे हो, एक लड़की के लिए कि दोनों माता पिता खत्म हो गए, लड़का या लड़की नहीं, मतलब किसी के लिए भी कि दोनों माता पिता खत्म, आपका कोई साया नहीं आपके सर पे, और वो डॉक्टरों के पास लेके भाग रही है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि अब खत्म हो गए तो घर बैठे हैं, नहीं, डॉक्टरों के पास लेके दौड़ रही है, उसी के साथ पढ़ाई भी कर रही है। उस लड़की ने सिविल में उस समय 5 या 600, 700, 700 रैंक थी, 750 रैंक, दिल्ली में डीवाईएसपी में हुआ उसका। इस साल फिर उसने तैयारी की, इस साल वो आईपीएस में प्रॉपर में 217 कुछ रैंक है शायद उसकी। तो यार बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं। मतलब दिक्कतें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, पर आगे बढ़ो। हाँ, दूसरी जो कई और बातें जो तैयारी के दौरान मुझे लगता है वो ये, जैसे एक ने कहा था मोटिवेशन, डीमोटिवेटेड कैसे ना हो जाए। एक मुझे बड़ी गलतफहमी होती थी कि जो सिलेक्ट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो यार अलग होते हैं। उनके दिमाग में ना तो फिल्म देखने का विचार आता है, ना उनके दिमाग में साहब घूमने का विचार आता है, ना उनके दिमाग में साहब जो दोस्तियों का विचार आता है। वो उनके दिमाग में सिर्फ पढ़ने का ही विचार आता है। और यार मेरे दिमाग में तो ये सब विचार आते हैं यार, मैं तो शायद बना ही नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब आपके और हमारी तरह ही हैं, इसी एज ग्रुप से गुजर रहे हैं, हमारे ही एज ग्रुप से हैं, कोई ऐसा नहीं 15 साल बड़े हैं हमसे। तो वही जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, सेम विचार उनके दिमाग में आते हैं, सेम विचार। बस फर्क क्या है उनका कि वो लोग उसको पुश थ्रू करते हैं कि यार नहीं, ये करना है, ये करना है, डेली बेसिस की लड़ाई है। अगर आपको लग रहा है ना एक दिन की लड़ाई है, आगे कभी मन नहीं करेगा फिल्म देखने, आगे मन नहीं करेगा घूमने का, डेली की लड़ाई है यार। मुझे याद है मैं कोरोना के दौरान सिविल की तैयारी कर रहा था, जब मैं मेंस था, आरएएस का तो शायद मेंस हो चुका था और इंटरव्यू का रिजल्ट आना, इंटरव्यू होने बाकी थे, ऐसा कुछ था। मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, तो मतलब मुझे याद है मैं सोचता था कि यार मैं, मतलब मैं हो तो मैं पागल गया हूँ कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये मैं सवाल खुद से पूछता था कि यार कोई कमी तो है मेरे दिमाग में, नहीं तो इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा, पागल कुत्ते ने काटा है क्या। लेकिन ये हर एक के दिमाग में आता है, हर एक, एक अनु कुमारी मैम है, सेकंड रैंक थी उनकी सिविल में, तो वो बताती हैं कि उनको कोई पाकिस्तानी वेब सीरीज देखने का बड़ा शौक था। तो उनको, उन्होंने अपनी भतीजी को कह रखा था, 7-8 साल की भतीजी को, कि मैं जब भी देखूं तो मुझे आके रोका कर। तो वो बताती हैं वो देखती थी वेब सीरीज बीच में पढ़ाई के दौरान, मुझे मन सबका हमारी तरह ही भागता है, तो बैठ के देखती थी, तो वो भतीजी आके बोलती थी कि मासी क्यों कर रही हो ये वो, भतीजी या भांजी जी, तो क्या मासी मत करो मत करो, फिर वो कह यार बच्ची कह रही है, फिर इस शर्म हया से, तो डेली उन्होंने ये काम अपनी भांजी या भतीजी जो थी उसको सौंप रखा था। तो इस कहानी का ये तात्पर्य है कि जो स्ट्रगल्स हमारे हैं कंसंट्रेशन को लेकर के, मोटिवेशन को लेकर के, सारे के सारे स्ट्रगल्स उनके हैं, वो कोई सुपरमैन नहीं है। अब होता क्या है, टॉपर्स दो टाइप के होते हैं।
तीन टाइप के होते हैं। कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं साहब यहाँ बैठ करके, जब यहाँ आ जाते हैं कि साहब मेरे को तो पहले दिन से पता था मेरा सिलेक्शन होगा, और मेरे को कोई डर नहीं था कभी, मैं 24 घंटे में से 25 घंटे पढ़ा करता था, और मेरा कभी फिल्म देखने का मन किया ही नहीं, फिल्म होती क्या है। कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि साहब मैं 24 में से आधे घंटे पढ़ता था, मैं रोज फिल्म देखता था, 15 घंटे गिटार बजाता था, 2 घंटे फुटबॉल खेलता था, 1 घंटा मैं पढ़ता था अखबार, वो भी मैंने किताब देखी नहीं एनसीईआरटी क्या होती है। अब दोनों का क्या एजेंडा है, क्योंकि यार एक का सुपरमैन बनने का मन करता है। अब सुपरमैन या तो ऐसा होता है कि मैं बिना पढ़े हो गया, या होता है कि साहब मैं तो 25 घंटे पढ़ने वाला हूँ, तुम्हारी ताकत ही नहीं है मेरे जितना पढ़ लो। सब नकली बातें हैं यार। खूब मेहनत करते हैं सब लोग, दबा के मेहनत करते हैं, और मैं एक टॉपर को नहीं जानता जो एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले ये कहता हो कि मेरा हो जाएगा, और जो ये कहता है ना मेरा हो जाएगा, मैंने तो वो सब लुढ़कते देखे हैं। सब डरे रहते हैं, सबको ये होता है कि भगवान कहीं अटका दो, लास्ट में अटका दो, लिस्ट में आ जाऊं बस। तो सबको ये डर लगा रहता है। मुझे तो आज तक एक नहीं मिला, एक दो मिले थे जो कहते थे कि अरे इस बार तो हमारा पक्का है, उनका अभी तक पक्का नहीं हुआ है। तो सबको सेम डर है यार। तो ये दिमाग से निकाल दो आप प्लीज़ कि जो लोग रैंक 1 है या रैंक 10 है या जो भी रैंक XYZ रैंक है, वो कुछ अलग मिट्टी के बने, हमारे जैसे ही हैं यार। जो डर आपको लगता है, जो मन में इच्छाएं आपके हैं, इच्छाओं से मेरा मतलब सारी इच्छाएं, अब मंच पे कई बातें हम कह नहीं पाते, जो इच्छाएं आपके मन में आती हैं सब उनके मन में आती हैं, लेकिन वो बस एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि साहब जो मुझे चाहिए ना, उसके लिए मुझे आज कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। और ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि साहब ये तैयारी, या जीवन में कोई भी चीज़, आपको बिजनेस करना है, आपको स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, आपको सिविल में अच्छा करना है, आपको RPS RAS जो भी अच्छा करना है, या आपको सर्विस में आने के बाद अच्छा करना है, बलि मांगती है ये चीज़, बिल्कुल मांगती है, सरासर मांगती है। बलि किस चीज़ की? आपकी इच्छाओं की। एंटरटेनमेंट आपको जो करना है, घूमना फिरना है, सबकी बलि मांगेगी। ये मत सोचना कि आज सिलेक्ट हो गया कल से सब मेरा ऐश शुरू है, नहीं। अगर आपको सर्विस में अच्छा करना है फिर ये सब बलियां देनी पड़ेंगी। लेकिन फिर दें क्यों, बेचारे तो खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन जो उस लिस्ट में आने के बाद जो लगता है ना, सब बलियां ऐसा लगता है कि भगवान दोबारा दे दूंगा। तो ये करो यार। और जीवन में जो है क्यों करें, मतलब हम अच्छा करें क्यों, एक पॉइंट है ना कि साहब ये तो अब नाटक खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो बलि देते रहे सारी उम्र। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने कितने हजारों कुछ उनमें जन्म लेने के बाद हम मानव बनते हैं, बनते हैं ना। और ईश्वर ने आपको यहाँ पे बैठाया है ना, अगर आप सब लोग यहाँ RAS के सेमिनार में बैठे हो, तो इसका मतलब भगवान की इच्छा तो है आपको कुछ बनाने की। बिल्कुल है, अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते। अब ये आपके ऊपर है कि साहब अब कितनी आप बलियां दे सकते हो। और दो वर्थ इट है, मैं बता रहा हूँ आपको, वर्थ इट है। मैंने दिया, खूब दिया। मैं सोचता था मैं यार चल ये भी बलिदान सही, मैं और मेरे दोस्त लोग हम आपस में बात किया करते थे, चलिए ये भी बलिदान सही, ये भी सही, कितना लेगी बलिदान हम देख लेते हैं। और जब इधर आते हो ना तो सब वर्थ इट लगता है। तो करो यार, मेहनत लगेगी, खूब लगेगी, मैं बता रहा हूँ बहुत लगेगी, खून के आंसू रोओगे। हर दिन एक सा नहीं होता, मतलब डरा नहीं रहा हूँ, सही सच्चाई बता रहा हूँ आपको। चीज़ें क्या है, रोजी नहीं होती हमेशा। इस तैयारी में आपके हाई पॉइंट्स भी आएंगे, आपने अच्छा किया टेस्ट में, आपको लगेगा अब साहब आज तो दुनिया जीत ली। आप जाओगे चाय की दुकान पे, जूस पिलाओगे, 4 लोगों को ले आ जा चाय पी मेरी तरफ से, क्यों? क्योंकि अच्छा लग रहा है, आज टेस्ट में अच्छा किया, या फिर टाइम पे मैंने मेरे टारगेट्स पूरे कर लिए। और डार्क डेज आएंगे तो ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि यार, जैसे इन्होंने बताया कि यार मैं कर क्यों रहा हूँ, या जो मैंने बताया था मेरा कि यार मैं हूँ तो पागल, मैं ये पढ़ रहा हूँ इतना। तो वो डार्क डेज आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, क्योंकि पता है तैयारी आपकी ऐसे चलेगी। हाँ, एक दो और बातें कि हम क्या, डेली टारगेट्स आप सेट करो, कैसे करनी है तैयारी उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। डेली टारगेट सेट कर लो आप। जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है कि मुझे इस महीने में ये 2 सब्जेक्ट्स निपटाने हैं। आपका टारगेट सेट है तो 30 दिन है, तो एक दिन में आपको 3 चैप्टर करने होंगे, 4 चैप्टर करने होंगे। वो डेली के टारगेट सेट करो, एक कागज लो, ये करना, सही में करना, मजा आएगा। एक कागज लो, कागज पे 4 चैप्टर के नाम लिख दिए कि ये ज्योग्राफी के 4 चैप्टर, हिस्ट्री के 4 चैप्टर, इनको शाम तक पूरा करना है। फिर सुबह बैठ जाओ 8 बजे 9 बजे, जब भी आप बैठते हो पढ़ने के लिए, चैप्टर किया टिक करो, आगे लिख दो 30 मिनट में किया। टिक करो टिक करो कि टिक करो, 30 मिनट में किया, 40 मिनट का जो भी किया, लास्ट के दिन जब चारों टिक देखोगे ना, उस पर 8 टिक हुए हुए, तो उस जैसी खुशी कोई हो नहीं सकती। प्लस जो आपने घंटे लिखे हैं, कि मान लीजिए आपको पता लग जाए, कि होता क्या है, हम सोचते हैं कि यार मैं किताब के बैठा हूँ 15 घंटे पढ़ लिया मैं आज, कुछ नहीं पढ़ा, 5 ही घंटे होते हैं वो।
आगे देखोगे आपको समझ आएगा यार आज तो 5 घंटे मैंने 8 चैप्टर कर लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको पता है कि यार मेरे को 8-10 घंटे में और पढ़ सकता हूँ, 10 घंटे निकाल सकता हूँ मैं, तो आप टारगेट डबल कर लो। ये ज़रूर करना, क्योंकि होता क्या है कि हम जब समय का ट्रैक नहीं रखते हैं ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो समय का ट्रैक रखो प्लस टारगेट्स रखो सॉलिड। ये नहीं कि मेरे को 12 घंटे पढ़ना है, नहीं, मेरे को ये 15 चैप्टर करने हैं, मेरा टारगेट ये है। अब अगर मेरे वो 5 घंटे में हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, कल मैं 20 चैप्टर का टारगेट रखूंगा या रखूंगी। ये चीज़ आप करो। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी जोग्राफी है, मैप मार्किंग है, जिले की स्थिति है, भारत में राज्यों की स्थिति है, या पहाड़ियों की स्थिति है, पास वगैरह जो आते हैं ना, दर्रे वगैरह, वो सब चीज़ें जीके में पढ़नी रहती हैं। या फिर आपके इतिहास में कुछ विशेष स्थितियां हैं, कुछ युद्धों की वगैरह वगैरह, या पेपर 4 में आपके जो पर्यायवाची इत्यादि इत्यादि चीज़ें हैं, इसको आप करो डेली बेसिस पे। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, ये याद रखने वाली चीज़ें, ये कॉन्सेप्चुअल इसमें कुछ नहीं है, याद रखने की चीज़ें हैं। तो आप डेली क्या करो, आधा घंटा पेपर 4 वाले के रिवीजन के लिए, आधा घंटा आपका ज्योग्राफी के रिवीजन के लिए, आधा घंटा हिस्ट्री के रिवीजन, या 20 मिनट करो, आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट। तो सुबह उठे ना, सुबह उठते ही 20 मिनट ज्योग्राफी वाला रिवाइज किया, 20 मिनट ये किया, 20 मिनट ये किया, तो आपके 3 महीने में आप देखोगे कि जितनी याद रखने वाली चीज़ें हैं ना, 4 महीने में मैक्सिमम आपको सब याद होगा। और ये कि आप सिर्फ दिन के 20 मिनट आप दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब दे दिए थे। ये चीज़ आप करो, प्लस फिर आपका जो मेनी जो डेली टारगेट है, मेन टारगेट, उस पर आप काम करो। और उसके अलावा कैसे पढ़ना है उसकी बात हमने कर ली। टाइम और टारगेट के साथ में पढ़ो। डेली बेसिस पे क्या करना है, एक तो आपका मेन कोर्स होगा, कुछ आपका जो 20-20 मिनट के शॉर्ट वाली चीज़ें होंगी, और लास्ट में टिक वाला काम ज़रूर करना। जिस दिन टिक लगेंगे ना, उस दिन मज़ा आएगा, और जिस दिन टिक नहीं लगेंगे उस दिन बुरा भी लगेगा कि यार आज चीज़ें की नहीं है। तो अगले दिन फिर आप और ज़ोर से करोगे, जो और जोश से करोगे। और परेशान नहीं होना है, महीने में 5 दिन ऐसे ज़रूर आएंगे जब पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन जब आपको टिक की भी पर्चियाँ दिखेंगी ना, तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, आज चाहे मन ना कर रहा हो पढ़ने का, पढ़ तो मैं रहा हूँ या रही हूँ। आज फिल्म भी देख ली तो कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ रहा या पढ़ रही हूँ। और उसके अलावा यार 2-4 चीज़ें हैं कि अब ठीक है हम सभी यंग एज में हैं, तो रिलेशनशिप्स में हम लोग होते हैं। तो बस ये देख लो कि यार रिलेशनशिप जो है ना, 2 टाइप का होता है। एक तो वो होता है जो भी आपका लक्ष्य या टारगेट है, पढ़ाई है, उसमें आपको हेल्प कर रहा होता है। जो भी आपका साथी है आपको मोटिवेट करता है कि यार तू पढ़। अगर वो है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, उसको फिर आप उस तरीके से। लेकिन अगर वो कैंसर है ना, वो कैंसर होते हैं, बहुत कैंसर होते हैं, टाइम नहीं दे रहे हो। आइए आप डाउट्स भेजते रहिए, तो उस पर अपन चर्चा करते रहेंगे। टाइम नहीं दे रहे हो, और घूमने जाना था, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत देखी हैं, बहुत सुनी हैं। हाँ जी। अरे कोई नहीं बोल। शॉपिंग के लिए बोल रहे तो आज ही छोड़ दे भाई। शॉपिंग के लिए कोई नहीं बोलता। नौकरी में आएगा तब शायद बोले, क्योंकि उसने साथ दिया है उस समय आपका। पर अगर भी बोल रहा है ना कोई, या बोल रही है शॉपिंग करवा दे, तो आज ब्रेकअप कर ले, सुखी रहेगा। तो क्योंकि सैलरी आ नहीं रही है, शॉपिंग कहाँ से करवा दूँ। कोई नहीं बोलता, जो बोल रहा है तो फिर वो बिल्कुल ही गलत फंडा है वो। तो अगर, हाँ, तो अगर कोई कैंसर पाल रखा है ना, तो यार एक बार दिल मजबूत करके उसको छोड़ देना, बहुत सुखी रहोगे। मैंने मेरे देखे हुए हैं साथी लोग, एग्जाम के पहले परेशान हैं, क्यों लड़ाइयाँ चल रही हैं, चलती हैं। उसको सामने वाला तो पागल है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसका पेपर है, या इस इसके क्या चीज़ें हैं। उसको अपनी लगी हुई है कि साहब मेरा ये, मेरा ये। आज छोड़ दो, कुछ नहीं है, बाद में इतना मिलेगा थक जाओगे, मतलब। अरे चुनने में थक जाओगे, चुने किसको। तो वही है, मतलब बलिदान है एक बार का, क्योंकि गलत चीज़ अगर कई बार हम बचपने में कुछ गलत पर्सन के साथ में फंस जाते हैं, तो उससे निकल जाओ यार, क्योंकि ये तैयारी खा जाएगी आपकी वो चीज़। तो ये हो गई बातें। इसके अलावा डेली बेसिस पे पढ़ो यार, मेहनत है, खूब करते रहो। हाँ जी। तो मेहनत आप जो है करते रहिए। और इसके अलावा एक दिन में कितने विषय पढ़ें, हाँ यार, इसमें पता है 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे मेरा स्टाइल क्या था, कि मेरा स्टाइल था कि मैं एक सब्जेक्ट उठाता था, पॉलिटी, या मैंने ज्योग्राफी उठा ली, तो मैं उसको निपटा करके मुझे मज़ा आता था। अगर मैं ये रखता था ना कि दिन में 3 विषय पढ़ लूंगा, आज मैं 2 चैप्टर इसके, तो मेरा मुझसे होता नहीं था वो, मुझसे होता ही नहीं था। पर हाँ, मैं ये कर लिया करता था कि ज्योग्राफी में 3 दिन में साइड रख दूंगा करके, या 4 दिन में निपटा दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
ये कहते हैं कि यार एक एक करके मैं बोर हो जाता हूँ, तो मैं मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ लेके चल सकता हूँ। तो वो आपका पर्सनल स्टाइल है, इसके लिए कुछ नहीं करना, 2 दिन करके देख लेना। 2 दिन आप रख लो मल्टीपल सब्जेक्ट्स, आपको पता लग जाएगा कि टारगेट मैं पूरे कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। फिर 2 दिन रख लो आप सिर्फ वही सब्जेक्ट, आपको समझ में आ जाएगा आपका स्टाइल क्या है, फिर उससे स्टिक करो, उसको बदलना मत, क्योंकि आपका वो स्टाइल है, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो एक दिन में कितने विषय पढ़े ये हो गया। और दूसरा है कि अगर आखिरी समय में 10 अंक का प्रश्न हो और समय कम बचा हो, तो उस समय उत्तर अच्छा कैसे लिखें। और न्यूज़पेपर को दिन में कितना समय दें, न्यूज़पेपर में क्या महत्वपूर्ण है। न्यूज़पेपर में यार ऐसा है कि अगर आरएएस की बात करें अपन, तो न्यूज़पेपर का ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि करंट जो आता है बहुत स्पेसिफिक सा आता है, उसके लिए न्यूज़पेपर ज़्यादा टच में रहने की ज़रूरत है नहीं। न्यूज़पेपर को आप बस इतना देखो कि आपको बस पता रहे कि यार देश में चल क्या रहा है। राजनीतिक खबरें आपके काम की नहीं है, इसने बाड़ाबंदी कर दी, ये कर दी, वो कर दिया, आपके बिल्कुल काम की नहीं है। हाँ, कुछ नया जैसे अभी सेक्शन 124A जो है सेडिशन वाला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी देश भर में कि इस पे आप कानून में कोई केस पुलिस दर्ज नहीं कर सकती है 1 साल के लिए। खैर, तो उस तरह की चीज़ें महत्वपूर्ण है। उससे क्या है, बेसिक क्या है आपका 124A क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। तो बस इतना दो, और एग्जाम और पेपर के लिए अगर मुझे लगता है अगर आप द हिंदू जैसा अखबार पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटा दे दो। पत्रिका पत्रिका तो 25 मिनट में निपटा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर खबरें क्या रेलेवेंट नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल चोरी चकारी हो गई, कहीं कोई नकबजनी हो गई, कोई इसको उठा ले गया, ये तो ये सब चीज़ें क्या रेलेवेंट हमारे लिए है नहीं, तो उनको आप हटा दो, उसमें ज़्यादा समय मत दो। आर्टिकल्स जो होते हैं मेन पृष्ठ वाले, उसमें भी ज़्यादातर इधर उधर के फर्जी, बॉस्निया में ये हो गया वो हो गया, ठीक है उसको ऊपर से देख लो बॉस्निया में क्या हो गया, पर ये नहीं कि अब राष्ट्रपतियों के नाम याद कर रहे हो बैठ के, वो सब नहीं आता है। तो न्यूज़पेपर अगर आप हिंदी वाला पढ़ रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में आप उसको, आधा घंटा मैक्सिमम उसको पूरा कर सकते हैं। और अतिरिक्त अगर समय बचाओ 10 प्रश्न वाला, तो मेरे साथ हुआ था यार ज्योग्राफी में जो है एक उस पे आता है ना पीरियोडिक, क्या नाम है उसका, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो वो भूगर्भीय क्या बोलते हैं उसको, हाँ समय सारणी। तो समय सारणी पे सवाल था 10 नंबर का, कुछ एक्सप्लेन करना था। तो आती तो थी समय सारणी, पर समय कम था, तो मैंने फिर 4 लाइन में उसका लिखा था साहब, पेलियोजोइक, आगे ये 4 एरा होते हैं, ये उसका समय काल है, तो 4 लाइन लिखी थी मैंने। तो समय कम है तो उस हिसाब से लिखो, पर उसमें फिर ये ध्यान रखो कि आपको सवाल समझ आएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है, तो मेन पंच लाइन आप कवर कर दीजिए, ये आप कर सकते हैं। और अच्छा ये हो गया, एक सेकंड, ये क्या है, करी डीमोटिवेशन हिंदी में, ये बात कर ली। हम्म। तो आपने कितने इयर्स तक प्रेपरेशन की और आपको कब सक्सेस मिली। तो प्रेपरेशन मेरी हो गई यार 6 साल हो गए, लंबा समय दिया है इस चीज़ को। और सक्सेस कब मिली, सक्सेस एक तो मिली थी 2018 वाले एग्जाम में, और एक अभी मिली है। और आपकी स्ट्रगल स्टोरी क्या रही। स्ट्रगल स्टोरी ये है कि यार अब मैं अनन्या पांडे की तरह कह दूं मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, तो स्ट्रगल हर एक का स्ट्रगल है यार, मतलब स्ट्रगल आपको बताया मैंने कि ठीक है, मैं खुशकिस्मत था कि मेरे परिवार ने मुझे कभी इस दिक्कतें ज़्यादा आई नहीं। नहीं तो मेरा एक दोस्त था राजीव चौधरी करके, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन उसके पारिवारिक दिक्कतें थी, तो उसको आईबी में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है, तो उसको लेकर के नौकरी लेनी पड़ी उसको, नहीं तो मुझे लगता है वो सिविल क्लियर करता ज़रूर, लेकिन उसको पारिवारिक दिक्कतें थी तो उसको फिर वो नौकरी पकड़नी पड़ी एक बार के लिए। और फिर आईबी की तो नौकरी ऐसी है यार कि वो सांस भी लेने नहीं देते, थोड़ी साइड लाइन हो गई। तो स्ट्रगल खैर हाँ किया है यार, स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल ही स्ट्रगल थे कि पहले तो जैसे दिल्ली गए थे, तो अच्छा हाँ एक और चीज़, किसी ने पूछा था ऑनलाइन ऑफलाइन कब, आप तो आई गई ऑफलाइन में, अब क्या सवाल रहा है ये। पर ये है कि मान लीजिए आपके कोई साथी दोस्त हों, तो दिक्कतें पता है क्या है यार, कि जैसे अब ज़्यादातर लोग हो सकता है, मुझे लगता है जयपुर से बाहर के होंगे कुछ एक लोग, तो जयपुर में आने में फिर दिक्कतें क्या रहती है कि नंबर एक यहाँ रूम वूम ढूंढो, रूम में फिर कई बार क्या पार्टनर फर्जी हो, अच्छा नहीं लगता है। और खाने वाने की भी दिक्कतें कई बार रहती हैं, पीजी का खाना, यस, तो वो तो जितनी कम बात की जाए उतनी बेहतर है। और खुद बनाने बैठ गए तो फिर वो दिन भर उसी में, तो इसमें यार ये बातें हैं, 4-5 अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं खाने के लिए, तो आप वो जो एक कुछ लोग करते हैं ना, बाई रख लेते हैं वो, मिल बांट के 5-7 लोग, वो वाला कर लो यार, क्योंकि मैंने तो नहीं किया कभी, मेरे दोस्तों ने किया तो उनको उसमें अच्छा लगता था। और उसमें एक टंटा रहता है सब्जी लाने वाला, तो वो आप कर सकते हो खाने के लिए। बाकी ये है कि यार जयपुर में अगर आप, ये सब दिक्कतें हैं थोड़ी सी, क्योंकि कई बार क्या है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, मन नहीं लग रहा है, ये वो। तो इस परीक्षा में ये है कि तैयारी के दौरान तनाव, परीक्षा की तैयारी खुद का तनाव रहता है, तो एक्स्ट्रा तनाव जितने कम कर लें, कैंसर को हटा दें जीवन से,
और ड्रामेबाजियाँ हटा दें, जितना उतना आपकी तैयारी में आपका मन लगेगा। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कई बार क्या होता है घर में माहौल नहीं होता है, घर वाले काम देते रहते हैं या ऐसा कुछ है, या कई दिक्कतें होती हैं, तो अगर वैसी कोई दिक्कत है तो आप जयपुर आओ फिर, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। या आप घर पे रहें तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें कि 12 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठो और फिर आप घर आ जाओ। और बाकी अगर जयपुर आ ही गए हो तो बढ़िया एंजॉय करो, फिर कोई खाने वाने की दिक्कत है तो भाई भाई लगा लो और लाइब्रेरी वगैरह का इस्तेमाल करो। रूम पे अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो मेन पढ़ना है यार, जहाँ हो जाए। रूम पे होती है रूम पे पढ़ लो, लाइब्रेरी में होती है लाइब्रेरी में पढ़ लो। डेली वो जो टिक लगा के उठने हैं, जो 8-10 टिक मारने हैं ना, वो पूरे करने हैं। वो चाहे स्ट्रीट लैम्प के नीचे हो पूरे, उनको पूरा करना है बस। आपका टारगेट ये है, और वो करोगे तो सब अच्छा लगेगा अपने आप। तो ये चीज़ें हो गई इसकी ऑनलाइन की। बाकी स्ट्रगल्स यही होते हैं यार कि जयपुर में आए हो, गर्मी है, खाने की दिक्कतें हैं वगैरह वगैरह, और ये सब स्ट्रगल रहते हैं। और कैसे स्ट्रगल होते हैं, और बहुत होते हैं, आप जानते ही हैं सब। वही स्ट्रगल मेरे हैं जो आपके हैं, सेम स्ट्रगल होते हैं। बस वो 8 टिक याद रखना, जो दिन में 8 टिक लगा के सोए हैं ना, वो अगर लगा रहे हो तो सारे स्ट्रगल पूरे हो जाते हैं। बाकी मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, बैकग्राउंड माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन। और और क्या मतलब, हाँ जी। हेलो सर। सर, शुरुआत में जब हम शुरुआत करते हैं तो सब्जेक्ट कम होते हैं, तब तो चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सब्जेक्ट बढ़ते हैं तो समस्या बढ़ने लगती है। जैसे मिक्सअप होने लगता है सभी सब्जेक्ट का, तब कैसे हैंडल करें मिक्स उनको? कैसे हो जाएगा? नहीं, जैसे अब मेरा ऑनलाइन बेंच है, मेरे को 3 महीने हो गए, तो शुरुआत में टेस्ट देता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं तो लेकिन ज्योग्राफी का हिस्ट्री में तो नहीं लिखते ना, इतना तो समझ में। नहीं, उसी में उसी सब्जेक्ट में जैसे सब्जेक्ट ज्यादा हो गया, सब्जेक्ट पूरा हो गया, उसको 10-15-20 दिन छोड़े हुए हो गए उसके बाद में। रिवाइज कितनी बार किए हाँ, थे? रिवाइज हो जाता है, 1-2 दिन में हो जाता है, लेकिन फिर भी रहता पूरा सब्जेक्ट एक तो फिर साथ पकड़ लिया रिवीजन में तो। कमी है। देखो होता क्या है कि हमारी एक भूलने की साइकिल होती है। ये चल रहा है क्या? हमारी एक भूलने की साइकिल होती है। साइकिल क्या होती है? जो मैंने आज पढ़ा है वो कल, ये चलेगा क्या इस पे? चल क्यों नहीं रहा है? नहीं, इतना तो लिखना ही नहीं है। जैसे ये एक ग्राफ बनाए हम अगर, तो भूलने की एक साइकिल होती है हमारी। जैसे मैंने आज कुछ पढ़ा है तो विद इन 24 आवर्स ये मैं 90% भूल जाऊंगा। ये ह्यूमन नेचर है, साइंटिफिकली ये प्रूवन है। अब इस साइकिल को अपन ब्रेक कैसे कर सकते हैं? वही रिवीजन की टेक्निक होती है। थोड़ी सी मुश्किल होती है पर अगर कर लो तो इसमें क्या रहता है कि जैसे आज मैंने कुछ पढ़ा है, ये ये ये, तो इसकी साइकिल ये कि अगर आज मैंने कुछ पढ़ा है, अगर मैं उसको कल रिवाइज कर लूंगा तो वो 90% मैं भूलूंगा नहीं, वो मुझे पूरा का पूरा 100% याद रह जाएगा। इसके बाद अगर मैंने आज जो पढ़ा है उसको एक दिन बाद अगर रिवाइज कर लिया ना, तो फिर ये आ जाएगा 1 हफ्ते बाद मैं भूलूंगा उसको, 1 हफ्ते तक मुझे याद रहेगा, वो 100% याद रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 हफ्ते बाद फिर रिवाइज कर लूंगा उसको, दोबारा याद हो गया वो। फिर अगर मैंने कुछ इस ओरिजिनल डेट के 1 हफ्ते में पढ़ लिया ना, तो मैं 1 महीने बाद भूलूंगा, उससे पहले मैं उसको भूलूंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो अगर मैं 1 महीने बाद दोबारा रिवाइज कर लूँ तो फिर ये साइकिल अटक जाती है 6 महीने पे। तो आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है। इसके लिए आप क्या करो, प्रैक्टिकली जो होता है, जो आपने आज पढ़ा है ना उसको 1 हफ्ते में रिवाइज कर लेना। डेली बेसिस पे तो नहीं कर सकते हम लोग, जो आज पढ़ा है वो कल रिवाइज करूँ फिर वो दिक्कत आती है। जो आज पढ़ा है ना उसको हफ्ते में 2 दिन निकाल के रख लो, सैटरडे या संडे, कि जो आज पढ़ा है वो 1 हफ्ते बाद रिवाइज करूंगा, फिर उसको 1 महीने बाद रिवाइज करूंगा। इसके बाद आप भूल ही नहीं सकते। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। बाकी आपने दूसरा जो कहा मिक्सअप हो जाता है, ये रिवीजन में कुछ कमी है आपके। मिक्सअप तभी होता है जब मैंने आज कुछ पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एकेडमी हम लोगों को आईपीसी सीआरपीसी पढ़ा रहे हैं, तो अगर मैंने रिवाइज नहीं किया तो फिर मुझे सेक्शंस मिक्स ही होंगे यार, फिर मैं मर्डर में धारा लगाऊंगा चोरी की, क्योंकि रिवाइज मैंने किए नहीं है अभी। तो मुझे पूरा 302 मर्डर है, चोरी की 398 है शायद, और 151 किसी और की है। खैर, तो मिक्सअप इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया है। नहीं सर, जैसे उसको देखते हैं ना तो पूरा लगता है कि पूरा याद है, रजिस्टर खोलते हैं तो पूरा याद लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन होता है तब गड़बड़ होता है। रिवाइज रिवाइज करो। और कोई भी और दिक्कत क्या हो सकती है? समझ में दिक्कत तो नहीं है, याद ही करने में दिक्कत है ना। तो इस टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हो 1 हफ्ते वाली, तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी और किस बैकग्राउंड बैकग्राउंड बता ही दिया मोटा मोटा आपको। और किस एक चीज़ ने आपको, मुझे करना ही ठीक है, इंस्पायर्ड जी, थैंक यू। इंस्पिरेशन का ऐसा है यार कि वही आपको बताया मैंने
कि आपका जो ग्राफ है ना, वो कभी ये चलेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन्स उसमें आएंगे। अब इंस्पायर्ड आप कैसे रखें, इसके लिए तीन चार चीजें होती हैं। नंबर एक तो कोई दोस्त रिश्तेदार बकवास कर ही देता है। जैसे मैं जब कॉलेज में था, तो कॉलेज में था तो एक हम लोगों ने दो लड़के थे साथ में तैयारी शुरू की थी, मेरा बैचमेट ही था। तो उसने बोला कि इससे क्या होगा, तो उससे तो हुआ नहीं, मुझसे तो खैर जैसा भी। तो और तो इस तरह की चीज़ें आपको मोटिवेट रखेंगे। नेगेटिव मत लो इसको कि यार नहीं नहीं इसको तो मैं देख लूंगा, अरे नहीं कोई बात नहीं। अपने आप पे भरोसा रखो और उस मोटिवेशन को काम करो। दूसरा एक और चीज़ जो है, अच्छे दोस्त सर्कल रखो अपने साथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दिन की बात है, मैं बड़ा परेशान था, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा यार पापा हो नहीं रहा, अब कुछ और ही करूंगा। तो पापा ने एक बात बोली थी कि क्या हुआ, बस इतना ही था क्या? तब मैंने कहा यार इतना तो नहीं था। फिर मैं दोबारा शुरू किया। उस टाइम मैं था कि यार हो गया, अब ये हो नहीं रहा है, अब कुछ और ही कर लूंगा, ये तो नहीं हो रहा मुझसे। तब वो पिताजी की एक बात थी कि बेटा इतना ही था क्या, यही करने निकले थे? तो जो अच्छे लोग हैं, आपके माता पिता हैं, उनको आप उनसे शेयर करो कि दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ये आ रही हैं। सुनते हैं यार, पेरेंट्स सुनते हैं और वो हमसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हमसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। वो आपको पक्का कोई ऐसी बात कहेंगे कि आप मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरा, अच्छे आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, कोई आपके दोस्त हैं, कोई जो भी महिला मित्र हैं, जो हैं पुरुष मित्र हैं, वो अगर आपको लग रहा है समझदार हैं, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। उनसे आप अपने बातें से दोस्त बहुत काम आते हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में थे, अच्छी अच्छी जगहों पे, तो उनको कॉल किया करता था। मैंने कहा यार भाई ये हो रहा है, तो वो बोलते थे कि यार तू जो हम जो कर रहे हैं वो आसान है, तू तो ये कभी भी कर सकता था, तू उसके लिए गया है तो तू करे यार। तो वो लोग हमेशा मोटिवेट करते थे। तो ऐसे दोस्तों, ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को जो जीवन में, उनको सहेज के रखो। कैंसर है लात मारो, अच्छे लोग हैं तो उनको सहेज के रखो, वो सही में बहुत काम आते हैं। हाँ, कैंसर का मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि मैंने देखा है लोगों को खराब होते हुए। तो उसको हटा दो यार जीवन से। मैंने सही में देखे हैं लोग, अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो परेशान होते देखे हैं मैंने। और इसके अलावा तो मोटिवेशन का यही है, अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अच्छा एक सर्कल रखो, क्योंकि हर आदमी परेशान, हर आदमी थकता है। उनसे आप बात करो कि यार ये दिक्कतें आ रही हैं, कैसे करूं यार, मतलब पता आपको भी है कैसे करूं, बस वो जो कुछ बातें कह देंगे कि आप फिर से चार्ज हो जाएंगे। और इसके अलावा बस ये कि बेचारा मत बनो कभी, क्योंकि होता है क्या, जब हम बेचारा बनने लगते हैं ना कि अरे यार ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, नहीं वो मत करो, बेचारा मत बनो। भगवान ने सही सलामत दिमाग दे के भेजा है, तो बेचारे तो आप लोग नहीं हो। तो वो चीज़ें ध्यान रखो और बस करते रहो। और ये याद रखना हमेशा, ये साइकिल रहेगी, ये साइकिल रहनी ही रहनी है, और ये हर एक के रहती है। अगर आपको ये पता ना ये साइकिल रहेगी, तो साइकिल में जब यहाँ होगे तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको पता है कि ऊपर भी आएगा ग्राफ, और आता है। महीने में 30 दिन एक से नहीं जाते, वो अप डाउन आते रहते हैं। बाकी हार नहीं मान सकता, उसका यही था यार कि जैसे कुछ एक चीज़ें, मतलब अगर आप तैयारी करने आए हो तो आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, वरना आप आते नहीं यहाँ पे। तो जब कर सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं यार, कहाँ आरपीएससी जा रही है, कहाँ यूपीएससी जा रहा है, कहाँ मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, करेंगे। करे बिना तो छोड़ेंगे नहीं। फिल्में आती है मोटिवेशन, कई बार देखो, उनको देखो। वो एक नहीं, वो कौन सी मूवी थी माझी करके, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। तो आएगा रोना, आएगा, मैं बता रहा हूँ, आएगा रोना भी आएगा, परेशान भी होगे। बस याद रखना यार कि जिस दिन होगा ना, उस दिन सब वर्थ इट लगेगा। बस दबा के मेहनत करो और ये सब काम। और स्ट्रगल स्टोरी मेरी शेयर करी थी मैंने मोटी मोटी, तो आप लोगों से कोई स्पेसिफिक बात हो तो पूछ लेना। बाकी यूट्यूब पर द हिंदू का विश्लेषण देखना कितना सही है। हाँ, एक सेम वही कि आरएएस में इतना करंट अफेयर्स का वो है नहीं ज़रूरत। तो अगर आप नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, और वैसे कर लीजिए, कहीं आधे घंटे के आते हैं विश्लेषण वीडियोस अच्छे वाले, तो खाना खाते खाते या कुछ करते करते आप देख सकते हैं, एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, फालतू बातों में ध्यान नहीं रहेगा। तो ये आप देख सकते हो, पर दिल से नहीं लगाना ज़्यादा इसको, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट है नहीं। जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, राइटिंग मिस्टेक्स होती हैं कैसे सुधारें, घर की कोई परेशानी होती है तो उससे निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। यार जॉब के साथ ऐसा है कि जॉब में आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और टाइम का एक बात ध्यान रखना, जॉब में हम लोग क्या सोचते हैं, जब कोई जॉब होती है या कहीं हम बिजी होते हैं, मान लीजिए कॉलेज के साथ में ही है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार इकट्ठे 3 घंटे मिलेंगे ना, तब मैं बैठ के पढ़ूंगा और तब मैं ये चैप्टर पूरा करूंगा। इस माइंडसेट से बाहर निकलो। अगर आप जॉब में हैं तो आपको 3 घंटे एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको 15-15 मिनट के जो विंडोज मिलेंगे ना, आपको उसमें ये काम करना है। आप टारगेट रख लो वही, कि आज मुझे 4 चैप्टर करने हैं ये। मान लीजिए ऑफिस 9 to 5 है ना, तो 5 बजे मैं ये 4 चैप्टर्स पूरे कर लूंगा। और ये पूरा कब करोगे आप? 15-15 मिनट के उसमें। एक सेकेंड। हेलो। हाँ शिवम।
मैं पहुंच रहा हूँ, 2 बजे पहुंच रहा हूँ। तो 15-15 मिनट के विंडोज जो है ना आपके, उसमें आप ये काम पूरा करेंगे। 3 घंटे एक साथ आपको मिल नहीं सकते, कभी भी नहीं मिल सकते। और 15-15 मिनट में सोचते हैं यार 15 मिनट करके क्या पढ़ाई होगी, हो जाएगी। करते देखा है मैंने लोगों को। बस वही पर्ची याद रखना कि 4 मेरे को सब चैप्टर आज पूरे करने हैं, तो जॉब के साथ आप तैयारी कर लेंगे। क्लासेस अगर देख रहे हैं तो ऑनलाइन वाला देख लो, वही कर लो कि आज मान ली 3 घंटे का लेक्चर है, तो शाम को जब मैं ऑफिस से आऊँगा 3 घंटे का लेक्चर मेरा पूरा होना चाहिए। अब वो आप चाहे लंच टाइम में देखें चाहे कभी भी देखें, वो आप मैनेज कर लेंगे। राइटिंग मिस्टेक्स होती हैं, कैसे सुधारें? राइटिंग मिस्टेक्स का एक ही तरीका है, मैंने कहा था आपको, पहला आंसर आपका सबसे घटिया आंसर होगा, उसके बाद वो सुधरेगा। तो रोज लिखो, लगातार लिखो, टीचर से चेक करवाओ, वो आपकी मिस्टेक्स दूर होती जाएंगी। बस ये याद रखना कि जैसे वो टीचर जो मिस्टेक्स बोले ना आपको कि ये 5 गलतियां हैं आपके आंसर में, कल वो 5 गलतियां नहीं होनी चाहिए। आंसर राइटिंग अपने आप सुधर जाएगी। और अगर की कोई परेशानी होती है तो निकलने में बहुत टाइम लग जाता है यार। घर की परेशानी, घर की परेशानियां होती हैं यार, जाहिर सी बात है होती हैं। तो उससे निकलने का तो यही है कि सबसे पहले तो ये रखो कि एक कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है कि मान लीजिए वो हमारे मानसिक उस पे है कि मान लीजिए मेरी कुछ किसी से लड़ाई हो गई, इनसे लड़ाई हो गई, या मैं रोड पे किसी से लड़के आ गया, हो जाता है कभी कभी, लड़के आ गया, तो अब या तो मैं दिन भर बैठ के सोचूं कि यार उसको तो मैं देख लूंगा, नहीं, या फिर मैं कहूँ छोड़ो जो हो गया, अभी मैं यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने आया हूँ, तो मेरे को इससे जस्टिस करना है, जब निकलूंगा तब दोबारा मैं वो कर लूंगा, ड्रामा करना होगा तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन करो। और दूसरा ये ध्यान रखो कि यार कोई दिक्कत अगर है तो या तो उसको दूर कर दो इफ़ यू कैन, और नहीं कर सकते तो ये ध्यान रखो कि ईश्वर परीक्षा दे रहा है, इसको पार करोगे तो फिर वो है। और एकेडमी हम लोग देखते हैं ना यार, एकेडमी में डाइवोर्सी महिलाएं हैं, विडोज हैं, क्या क्या दुख झेल करके लोग आते हैं, अंदाज़ा नहीं है आपको यार, सही में अंदाज़ा नहीं है, मुझे नहीं था। वहां जाके पता लगता है कि यार हम तो कितने प्रिविलेज्ड थे। मतलब वो अनन्या पांडे वाली बात की, साहब मेरा भी स्ट्रगल था तो कुछ नहीं था, स्ट्रगल तो उन लोगों का था शायद। तो परेशानियां हैं, लोग इससे भी निकलते हैं, यही तो परीक्षा है यार, परेशानियां किसको नहीं है, हर एक को अपने स्तर की परेशानी बड़ी लगती है, उससे निकलने पे ही सक्सेस है। तो ये अब आपकी परीक्षा है साहब, आई मीन यू वर गिवन अ रॉ डील, आई नो कि साहब जो परेशानी आपको है किसी और को नहीं है, तो आपको तो भगवान ने आपके साथ शायद नाइंसाफ़ी की है कि नहीं की है। पर एक कहावत है कि जब घोड़े को तेज दौड़ाना होता है ना तो सवार चाबुक उसको मारता है, तो आपको ये चाबुक मार रहे हैं भगवान, क्योंकि आपको तेज दौड़ाना चाहते हैं। तो तेज दौड़ो यार, आगे निकलो, सही में निकलो, क्योंकि परेशानी यहीं रह जाएंगी। अगर कुछ बन जाओगे तो परेशानियां कम हो जाएंगी, अपने आप कम हो जाएंगी, अपने आप कम हो जाएंगी। तो इससे निकलने का तो यही उपाय है। और मोबाइल फ़ोन कीपैड या स्मार्टफोन यूज़ करना चाहिए तैयारी के दौरान? ये आपकी समस्या है डिस्ट्रैक्शन की, कि भैया जो कीपैड है उसमें तो गाने वाने कुछ चलेंगे नहीं, फिल्म चलेगी नहीं, सिर्फ घर पे बात हो पाएगी, और जो वो वाला फ़ोन है उसमें वो निकलेगा। तो अब अगर इतने कमज़ोर हो तो कीपैड फ़ोन में भी कुछ ढूंढ लोगे यार उस तो मानसिक रूप से मजबूत रहो। और इसका एक उपाय आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास स्मार्टफोन है जैसे, तो आप एक काम करो कि स्मार्टफोन को आप लाइब्रेरी जाते हैं या जब भी है, आप एक अलमारी में छोड़ आएं घर पे, कि जब मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी से निकल रहा हूँ, लाइब्रेरी के लिए निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, तो मैंने घर पे छोड़ दिया, रात को 9 बजे जाके संभालूंगा। तो 12 घंटे तो आपके यहाँ पढ़ लो, 12 बजे का 9 बजे के बाद देख लेना कितनी फिल्म देखनी है, क्या गाने सुनने हैं। तो ये आप कर सकते हो। बाकी ये यार मेन डिस्ट्रैक्शन है, अगर मन में डिस्ट्रैक्शन है तो बिना फ़ोन के भी आप कुछ ढूंढ ही लोगे करने के लिए। तो कीपैड वीपैड से फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़रूर रख लो, दूर रख दो अपने से, पास रहेगा तो आप चलाओगे, अलमारी में छोड़ाओ। कुछ अगर बहुत आ गया कि नहीं यार ये गूगल पे सर्च करना था, ये तो इसके बिना पेपर नहीं निकलेगा, तो उसको एक पेपर के साइड पे लिख लेना, रात को 9 बजे जाके चेक कर लेना। तो ये आप कर सकते हो। और बिल्कुल ही काम नहीं चलता तो कीपैड ले लो यार। यही है मेन डिस्ट्रैक्शन है, मेन यहाँ कमी है, तो उसको दूर करो। उसके अलावा शॉर्ट नोट रिलेटेड एथिक्स सब्जेक्ट के बारे में, एथिक्स का ऐसा है यार कि एथिक्स में आरपीएससी में तो सवाल बहुत सीधे साधे साधे आ रहे हैं, बहुत उसमें घुमा फिरा रहे नहीं है। तो आई थिंक कोई भी अच्छा अगर आप सोर्स उठा लें तो आप उससे कर सकते हैं इसको। अच्छा, और मेरे ख्याल से अकेडमी के नोट्स बहुत अच्छे हैं, शायद दिलीप सर खुद ही पढ़ा रहे हैं एथिक्स, तो आप उससे कर सकते हैं, वो हो जाएगा। और क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है क्या? नोट स्प्रिंग बोर्ड की काफ़ी हैं क्या? सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो सकता है, और सेल्फ स्टडी से ही होगा। यहाँ भी आके बैठ गए हो ना, अगर इस गलत फहमी में हो कि स्प्रिंग बोर्ड में हो गया, और अब तो साहब की जिम्मेदारी है करवाने का सिलेक्शन, यहीं मिलोगे जयपुर में, कहीं नहीं जाओगे। यहाँ भी आए हो, सेल्फ स्टडी करनी है। ये कोचिंग सिर्फ आपको नोट्स दे रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप अपने डाउट्स दूर कर लें, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी।
तो ये डाउट ही थोड़ा सा आप सोचें कि सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, यहाँ भी आ गए हो तो करनी है। तो और स्प्रिंग बोर्ड नोट्स के काफ़ी हैं क्या? बिल्कुल काफ़ी हैं, बहुत काफ़ी हैं। हाँ, वैल्यू एडिशन करना है, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, आप कितने बच्चे इस हॉल में बैठे हैं ना, सबके पास स्प्रिंग बोर्ड है, आपके पास खास क्या है? वैल्यू एडिशन, उस पर काम करना। तो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा क्या सोर्सेज हैं? रैंक इम्प्रूवमेंट का ये है कि आपके पास एक फ़ायदा ये है कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हैं, आपको वैल्यू एडिशन करना है बस। तो वैल्यू एडिशन कीजिए, प्लस जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम रहे हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे एथिक्स हो, या जो भी है, उस पर काम करो। आजकल कॉपीज़ आरपीएससी देती है, तो उस कॉपीज़ में आप देख सकते हैं कि कहाँ कमी रही, उसको आप सुधार कर रैंक इम्प्रूव अपने आप हो जाएगी। और कोई बातें कुछ विशेष? बताओ बताओ, कोई भी डाउट हो पूछो यार, क्योंकि कई बार टीचर से अपन पूछ नहीं पाते। हाँ। हम्म बताया था मैंने अभी कि आप आंसर लिखिए, टीचर से चेक करवाइए, और जो टीचर बोलेगी ये 5 गलतियां आपके आंसर में थी, वो कल नहीं होनी चाहिए, और डेली लिखना है। डेली, डेली लिखो, चाहे एक आंसर लिखो डेली, मत लिखो 100 आंसर, चाहे डेली एक लिख लो, पर वो गलती जो आज हुई वो कल नहीं होगी। आंसर राइटिंग तो ऐसे इंप्रूव होगी, आप सोच नहीं सकते। और कोई बात? हाँ जी। डेली रूटीन, नए तैयारी वाले बच्चों को रहते हैं ऐसे डाउट्स। क्या डेली रूटीन ये है यार कि नंबर एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? खाना, टाइम पे सोना, अच्छी नींद लेना, और नहाना धोना, क्योंकि हेल्थ हाइजीन के हिसाब से, तो वो ध्यान रखो, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है। दूसरा, आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके लिए क्या है? वो पर्ची। बस ये 2 चीज़ें अगर आप कर रहे हो ना, तो आपका रूटीन इसके चारों ओर सेट करना है आपको। आपको पर्ची पूरी करनी है, और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बस यही है डेली रूटीन। 6 घंटे 7 घंटे, एग्ज़ाम के पास वो कम हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम पे दबाव आता है ना, तो हम 5 घंटे भी सोने लगते हैं। एग्जाम से 2-4 दिन पहले कोशिश करो कि थोड़ा लंबा सो लो, पर 6 घंटे तो सो कम से कम। हाँ, 6 घंटे काफ़ी है, क्योंकि इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है ना, तो 6 साढ़े 6 घंटे आप निकाल लो। बीच में पावर नैप्स ले लो 20-20 मिनट की, वो भी हेल्प करती है। हाँ जी, और कोई बातचीत ऐसी? हाँ जी। सब्जेक्ट को स्किप यार, देखो अब जुआ है, जुआ है। हाँ, आरएएस में ये है कि आरएएस मेरा फिक्स रहता है, आरएएस में कि इतना उसका वो है। तो अगर आपके पास समय कम है, समय है तो उसको पूरा ही करो, अगर समय कम है तो फिर उसको आप पूरा सब्जेक्ट सारे ही करो, और नहीं तो जुआ खेलना ही है तो फिर खेल लो, लग जाएगा तो लग जाएगा, पर कोशिश करो ना छोड़ना पड़े। ठीक है, सबको बोलूंगा। हाँ जी। लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पढ़ना है, आपका मेन टारगेट पढ़ना है। अब आपकी पढ़ाई अगर घर पे होती है, घर पे कर लो, पीजी में होती है पीजी में कर लो, लाइब्रेरी में होती है लाइब्रेरी में कर लो। मेन है पढ़ना, अब वो जहाँ होती है वहाँ कर लो। मेन पढ़ना है यार, लाइब्रेरी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग क्या पैकेज लेते हैं कि रूम ले लिया अब लाइब्रेरी भी ले लूँगा, तो वहाँ जाते ही नहीं है। पढ़ाई करना मेन है। डेली स्ट्रगल्स आएंगे, नहीं मन करेगा पढ़ने का, मैं बता रहा हूँ नहीं करेगा, पर कर लेना, फिर मज़ा आएगा। और पहला जो साल है ना आपका, ये इसमें क्या एनर्जी बहुत हाई रहती है, क्योंकि हम जोश से आते हैं, तो इसका यूटिलाइज करो बढ़िया, और क्लासेस पे ध्यान दो, रिवीजन करो, हो जाएगा। इसका रिवाइज कर लो, आंसर राइटिंग कर लो थोड़ी बहुत, थोड़े बहुत ये वो कर लो, हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस लोग क्या करते ही नहीं है, समस्या ये है। बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। हाँ जी। हाँ, कौन पीछे पड़ जाते हैं? देखो, बताया था ना मैंने कि अगर कुछ आपके जैसे दोस्त रिश्तेदार बोलते हैं कुछ, तो जैसे अब पर्सनल एग्जांपल दे ही देता हूँ एक। तो तो खैर, मेरा एक रिश्तेदार था, उसका सिलेक्शन मुझसे पहले हो गया था, पहले हो गया था, तो और उसका इसमें हो गया था, मैं आईएएस वाला दे रहा था, तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें थी। तो एक कोई रिश्तेदार थे, वो आकर के बोले गए, अब वो तो इंटेलिजेंट है यार, उसका तो होना ही था। जो आग लगी थी ना मेरे शरीर में, वो कुछ नहीं बोला, मैं बस मुस्कुरा दिया, पर वो जो आग लगी थी ना, उस आग ने मुझे बहुत रात जगाया था, और मैं पढ़ा था जाग के। ये नहीं कि मैं गुस्से में ये वो,
तो नींद आती थी तो मैं सोचता था मैं यार, तो मतलब बहुत लकी हो आप कि आपको तो फ्यूल लेके जा रहे हैं आगे जाने का। जब कभी गाड़ी रुकती दिखे ना, वो फ्यूल याद कर लें, डायरी में लिख लो, वो तो फ्यूल है, मतलब ट्रस्ट मी। हाँ जी, और कुछ हो गया? तो बस लास्ट की बात यही है मुद्दे की यार, कि पढ़ो जम के, मेहनत है, बहुत मेहनत है, ये मैं कह रहा हूँ। अगर इस मुगालते में हो ना कि बहुत स्मूथ रास्ता है और हो जाएगा, खून के आंसू तो आएंगे, सबको आते हैं। मैं एक को नहीं जानता जिसको नहीं आए हूँ, मैं एक को नहीं जानता, ये मैं दावे से कहता हूँ। जितने टॉपर्स आते हैं ना, आपको यहाँ आके बताएं कि नहीं बताएं, एक टॉपर नहीं है ऐसा जिसने खून के आंसू ना रोए हों। क्यों? क्योंकि बलियां देनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं यार, मैं बताने बैठूंगा शाम हो जाएगी। बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, और बहुत परेशानियां भी हैं, क्योंकि पढ़ना थोड़ा सा वो है ही ना यार, कि साला ऐसा लगता है कि हूँ तो मैं पागल, नहीं तो मैं पढ़ता तो नहीं इतना। तो ये सब चीज़ें हैं, पर ये है कि लास्ट में वर्थ इट है। और ये बस याद रखना कि यार ये आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। जब हम ये सोचते हैं ना कि यार सभी के साथ है, फिर आप सोचते हो कि हाँ ठीक है यार, फिर तो नॉर्मल है। जब हम सोचे कि यार मेरे साथ ही है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। सबके साथ है, ट्रस्ट मी, सबके साथ है। और कोई भी फील्ड हो, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के फील्ड में दिक्कतें आ रही हैं, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भी डिसिप्लिन चाहिए। आप कुछ ऊट पटांग खा नहीं सकते, सोना पड़ेगा तो 6 घंटे सोना है। अब हम लोग अकेडमी में पीटी करवाते हैं, मुझे पता है ना, सुबह 4:30 बजे उठ के जब दौड़ना पड़ता है, तो अब फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हम्म। नहीं आ रहा है। हम्म। देखिए हम्म, देखिए इंटरव्यू जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये चीज़ हर एग्ज़ाम, जो सिविल सर्विस का है चाहे आरपीएससी का है, हमारा ज्ञान मेंस में चेक हो चुका है। इंटरव्यू में से हमारी पर्सनैलिटी देख रहे हैं कि ये व्यक्ति इस सेवा में आने के लायक है या नहीं है, बस वो इतना देख रहे हैं। मैं जानता हूँ एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे लोग हैं जो नहीं आ रहा साहब, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ब्लफ मत करो वहाँ, झूठ मत बोलो, क्योंकि आप ऐसे सोचो कि मान लीजिए आप ऑफिसर हैं और आपसे कोई सीनियर ऑफिसर ने या मिनिस्टर ने कुछ सवाल पूछा, तो एक तो आप कह दें कि सॉरी सर ये मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैं रिकॉर्ड्स में देख के बता दूंगा। अच्छी बात है। अगर आप कहें कि हाँ नहीं सर वो तो वहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, वो ब्लफ है, ब्लफ समझ में आ जाता है उनको। तो ब्लफ नहीं करना है, नहीं आ रहा बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहें सॉरी सर नहीं आता है, क्यों? क्योंकि ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। अगला सवाल तो आएगा, और जो सवाल नहीं आ रहा है उससे तो बाहर निकलो जितना जल्दी हो सके, उसमें उलझो ही मत। नहीं आता वो अपने आप बोलेंगे चाहता नहीं, वो अगले सवाल पे आ जाएंगे। अगला तो आता होगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, तीसरा तो आता होगा, आंसर दो यार। तो इंटरव्यूज का, हाँ जी। एक आपके एसडीएम साहब के बारे में नहीं कह रहा हूँ, वैसे ही कह रहा हूँ मैं कि अब ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं पता नहीं यार, क्योंकि वो अलग बात। खैर मुद्दा ये है कि यार जो भिखारी को कटोरा भी दोगे तो भीख मांगता है उसमें, सोने का कटोरा भी मिलता है ना तो वो भीख ही मांगेगा उसमें। तो राजा जिसको बना के भेज दिया, अगर वो परेशान है तो, जैसे फॉर इंस्टेंस एक कहीं के सीएम थे, तो वो सीएम बन गए थे, तो वो फिर भी मीडिया के सामने बोले कि साहब कांटूंगा ताज यार, मैं तो रो रहा हूँ, परेशान हूँ। तो देखो मुद्दा ये है कि यार अ, हमारे मानसिक स्तर पे है वो। अगर इस नौकरी की बात करूं मैं तो राजा जैसी नौकरी है। क्या समझे आप राजा जैसी नौकरी है आपकी। अब राजा रह के भी अगर आपके डोल ही नहीं है, रंक वाले डोल हैं, तो फिर तो। और लोग वही है यार, कुछ लोग बहुत और एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जो सेवा में आकर के इतना अच्छा काम करते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो सेवा में आकर के भी सिस्टम पे बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो सेवा में नहीं आते हैं, लेकिन समाज को जितना उन्होंने दिया है वो मेरे ख्याल सैकड़ों आईएएस आरएएस मिलके भी नहीं दे पाते। तो हर तरह के एग्जाम्पल मौजूद हैं। मेन है कि आपके अंदर क्या है। दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो यार, कोई लेके चले हो तो करोगे आप। और बस ये ग्राफ
ये ग्राफ चलेगा हमेशा, ऊपर आएगा तो नीचे भी आओगे, नीचे आओगे तो ऊपर भी जाओगे, और ये याद रखना सबके साथ होगा, फिर आदमी कर लेता है। हाँ जी, और कुछ बातें? ठीक है। सो हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, वो आपको भी बताया ना मैंने, आप कि अगर आपको डाउट है तो आपने कोचिंग इसीलिए ज्वाइन की है ना, आप उनसे। हाँ, तो रुक जाओ एक दिन यार, परेशान नहीं होना ज़्यादा। यही बात है कि आप अपने नोट्स पे कॉन्फिडेंस रखो कि साहब मैंने ये चुने हैं तो ये अच्छे हैं। डाउट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे यार, क्लियर कर लेंगे, है ना। तो आप ये करो। तो ठीक है, थैंक यू, और आई होप